चलिए, तो इस टॉपिक में हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास जितने भी टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो पहले से हमारे पास अवेलेबल है, उनको हम 4 तरीके से सबसे पहले बांट सकते हैं, है ना। 4 तरीके से मतलब कैसे कैसे हम उनका डिवीजन कर सकते हैं। तो 4 तरीके में सबसे पहला तरीका आता है बेस्ड ऑन अवेबिलिटी। अवेबिलिटी का मतलब है वो कैसे हमारे लिए उपलब्ध है ना। तो अगर हम इसके अंदर देखें कि हमारे पास किस तरह से उपलब्ध है, तो इनको फिर से हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं, है ना। मतलब हम उनको यूज़ करते जाएंगे और फिर से हम उसको बना भी सकते हैं। बना सकते हैं मतलब ये हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। जैसे इसके अंदर सबसे पहले आ रहा है क्या, सोलर एनर्जी, है ना। सोलर एनर्जी को कैसे रिन्यूएबल एनर्जी बोल सकते हैं, बताओ। सूर्य का प्रकाश हमको हर रोज मिलेगा, है ना। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जब हमको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। सूर्य का प्रकाश अगर है तो दूसरा हमको क्या मिलेगा, विंड एनर्जी, क्योंकि हवा चलेगी। हवा एक तरफ से दूसरी तरफ क्यों चलती है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कभी पढ़े। जैसे हवा आप देखोगे कभी बहुत तेजी से एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, तो ऐसा क्यों चलती है, एक ही डायरेक्शन में क्यों चलती है, नहीं पता। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है, जहाँ पर हीटिंग ज़्यादा होती है पूरे इन्वायरमेंट में, जहाँ पर गर्म रहेगा वहाँ पर की हवा क्या होती है, गर्म होती है। गर्म होती है तो ऊपर उठती है, उसका स्थान भरने के लिए कहीं और से हवा तेजी से आती है। आप देखना जनरली ये होता है ना, गर्मी के टाइम पे लू बहुत ज़्यादा चलता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि लू इसलिए होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, धूप सूर्य की किरण आई तो हवा क्या हुआ, गर्म हुआ, ऊपर उठा, उसकी जगह को भरने के लिए दूसरी तरफ से तेज़ी से हवा आती है। तो हमारे पास विंड की एनर्जी भी हमेशा रहेगी, बहुत सारे यूज होते हैं इसके। तीसरा है वाटर, है ना। वाटर रिसोर्सेज भी रिन्यूएबल है। जितना हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करके अर्थ में डालते जाएंगे उतना वो बढ़ते जाएगा, है ना। हालांकि ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है, वाटर का लेवल नीचे होता जा रहा है। आपने सुना है कभी, है ना। पहले बहुत कम बोर खोदने में ही पानी आ जाता था, अब थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि नीचे भी पानी कम होता है। चौथा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि ये हमारे हाथ में है कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ और पौधे लगा सकते हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। बायोमास मतलब वही सारी चीज़ें जो एनिमल और जो पेड़ पौधे हैं उनसे जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट मतलब उनका ही जो नंबर है वो बायोमास में आता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, रिन्यूएबल, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल में कौन आएगी, जिनको हम नहीं बना सकते। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में जैसे आपका आ जाता है कोल, कोयला और पेट्रोल, है ना। पृथ्वी में बहुत साल तक जीवाश्म के दबने के बाद ये बनता है। तो ये अगर आज खत्म हो गया, आज की डेट में अगर ये खत्म हो गया तो इसको फिर से हजारों साल लग जाएंगे बनने के लिए। तो ये हमारे लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, हम इसको बार बार नहीं कर सकते। वैसे ही जो मिनरल्स हैं और मेटल्स हैं, ये भी हमको कहाँ से मिलते हैं, जमीन के नीचे से खुदाई करके मिलते हैं, है ना। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा मेटल मिलता है, जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिलता है, बड़े छत्तीसगढ़ में तीन तीन का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में ही होता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ की जमीन के नीचे ये मेटल बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। वैसे बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूल, ये क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूल क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर सुना है आपने, जहाँ पर परमाणु संयंत्र होगा। हाँ, जैसे न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर आ जाएगा यूरेनियम, है ना, और उस टाइप के बहुत सारे एलिमेंट जिसको न्यूक्लियर उसमें यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी किस में आते हैं, हमारे नॉन रिन्यूएबल, इसको हम नहीं बना सकते, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी 2 भाग में फिर से बांटेंगे और उनके अंदर ये सारे जो चीज़ें हैं वो आती हैं। अब इनको आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना है, डिटेल। सेकेंड है बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार। तो उत्पत्ति के आधार पे फिर से हम इनको 2 भाग में बांट सकते हैं, कौन से, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक को ही हमने उस दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। तो बायोटिक के अंदर क्या क्या आ रहे थे, कौन कौन से हमारे रिसोर्सेस आ रहे थे जो बायोटिक कहलाएंगे। बायोटिक मतलब जैविक, ठीक है। तो इनके हमने कैरेक्टर देखे थे, जैसे वो क्या होते हैं, जीवमंडल से उत्पन्न होते हैं, बढ़ सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, ठीक है। इनका रूप स्थायी रूप से किया जा सकता है, इनका उपयोग मनुष्य के लिए भोजन, ईंधन, दवा, कच्चा माल ये सब कराते हैं। और पारिस्थितिक संतुलन जैसे कि खाद्य श्रृंखला, परागण, ये सब में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, बायोटिक के जितनी भी जिंदा चीज़ें आपको आसपास दिख रही है, मतलब सारे क्या हो जाएंगे, प्लांट,
जिनसे हमको सब चीज़ मिल रहा है, औषधि वगैरह उस दिन बात किए थे, है ना। और सारे एनिमल्स ये सब क्या आ जाएंगे बायोटिक में, जो जिंदा है जो जीवित है वो सब क्या आ जाएंगे बायोटिक रिसोर्सेज आ जाएंगे नेचुरल। तो इसके अंदर सभी तरह के प्लांट और इसके अंदर सभी तरह के एनिमल्स। एबायोटिक में कौन आएगा, एबायोटिक मतलब, एबायोटिक मतलब क्या होगा, जो निर्जीव है, ठीक है। तो निर्जीव में क्या आएंगे, अजैविक वाले। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे बताओ, सारे, है ना, जितने आपको नजर आते हैं, है ना, एयर, वाटर, है ना, स्थल, ठीक है, पानी, हवा और जमीन, सब चीज, ठीक है, स्थल, ये सब आ जाएंगे। तो हमको एबायोटिक चीजों की जरूरत पड़ती है कि बायोटिक चीजों की जरूरत पड़ती है, दोनों की जरूरत पड़ती है, दोनों का रोल है, दोनों के बैलेंस से ही हमारा नेचुरल रिसोर्सेज बना हुआ है ना। तो इसके अंदर क्या क्या जाएगा, देखो, वायु, जल, मिट्टी, धातु, खनिज, सूर्य का प्रकाश, चट्टान और जीवाश्म, ये सब एबायोटिक में आएंगे जिनके अंदर जीवन नहीं है, ठीक है। तो ओरिजिन के आधार पर इनको हम दो भाग में बांटते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। अब देखोगे जो चीज हम यहाँ बोल रहे हैं सेम वही चीजों को यहाँ पर भी बांटा गया है, जो चीजें यहाँ आ रही है ना उन्हीं सारी चीजों को हम यहाँ भी बांट रहे हैं, बस क्या हो जा रहा है, उनका जो बेसिस है डिवाइड करने का वो अलग होते जा रहा है। यहाँ पे हमने अवेलेबिलिटी के आधार पर बांटा, यहाँ पर ओरिजिन के आधार पर सेम यही चीजें यहाँ पर भी आ रही। फिर तीसरा था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज, कि वो कौन से डेवलपमेंटल स्टेज में अभी है, उनके विकास के चरण के आधार पर फिर से हम उनको दो भाग में बांट सकते हैं। पहला होता है जिसको हम कहते हैं रियल रिसोर्सेस, या इसको कहेंगे वास्तविक संसाधन, ठीक है। तो ये वो संसाधन होते हैं जिनका गहन सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनकी मात्रा और गुणवत्ता दोनों हमको ज्ञात है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल ले तो हमारे छत्तीसगढ़ में हमको कोयला के बारे में बहुत अच्छे से पता है ना, कि हमारे छत्तीसगढ़ में जमीन के नीचे बहुत कितना कोयला है वो हमको पता है, मतलब कितना भंडारण है वो पता है, और कितना हमने उत्खनन करके निकाल चुके हैं ये भी हमको पता है। कौन से एरिया में मिलता है छत्तीसगढ़ के, सरगुजा, मतलब बेसिकली कोरबा वाला ब्लॉक है ना, ऐसे बोलते हैं कोरबा का जो शहर है ना वो नीचे पूरा कोयले का वो मतलब नीचे पूरा कोयला है, उसके ऊपर शहर है, और वो इतना कोयला उधर से निकल जा चुका है कि कभी भी वो गिर भी सकता है, इतना उत्खनन निकाला जा चुका है, ठीक है। तो जिनका हमको डिटेल अभी तक पता है वो किस में आते हैं, रियल रिसोर्सेज या वास्तविक रिसोर्सेज, ठीक है। और पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब संभावित, जो हम लोग संभावित है, जिसके बारे में एकदम पूरी तरह से हमको नहीं पता है लेकिन उसके बारे में हम संभावना लगा सकते हैं, ठीक है। तो संभावित संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन है जो किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में मौजूद है लेकिन वर्तमान में उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे अभी भी छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ जगह को छाटा गया है जहाँ पर कोई कोई और दूसरे मिनरल वगैरह संभावित हो सकते हैं कि यहाँ से मिलेगा, लेकिन अभी उनका उत्खनन और अभी उसके लिए जो बुनियादी ढांचा है उसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए वो सब नहीं है, ठीक है। तो जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, है ना, एग्जाम्पल इसका बाद में देखते हैं। चौथे तरीके से जो हम इसको बांट सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, वो है बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो कहाँ पर हमको अवेलेबल होगा, है ना, वितरण के आधार पर, ठीक है। तो वितरण के आधार पर फिर से हम इनको दो भाग में बांट सकते हैं। पहले को कहते हैं यूबिक्यूटिनस, मतलब कि सर्वव्यापी, ऐसे संसाधन जो सब जगह है। कौन से संसाधन होंगे जो सभी जगह है, सर्वव्यापी, सभी जगह अवेलेबल है, कौन होंगे, हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, सेम वही चीजें फिर से आ रही है ना। तो सर्वव्यापी शब्द का अर्थ है हर जगह मौजूद होना, और इन संसाधनों को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वे आमतौर पर उपलब्ध और सुलभ है। सर्वव्यापी संसाधन प्राकृतिक संसाधन है जो भौगोलिक स्थिति की परवाह के बिना पृथ्वी की सतह पर हर जगह पर पाए जाते हैं। सेम फिर आपका वही एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे वायु, सूर्य का प्रकाश, जल, भूमि, मिट्टी, सब जगह है, ठीक है, ये सारे। इसी में दूसरा है जिसको कहेंगे लोकलाइज, या इसको हिंदी में कहें कि हम स्थानीयकृत, ठीक है। तो ये ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो पर्टिकुलर किसी एक स्थान पर हमको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या आएंगे, जैसे कि लॉस और कोयला जैसे छत्तीसगढ़ में मिलता है। हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा पेट्रोल वगैरह नहीं मिलता है ना, कहीं कहीं पर, लेकिन उसका भी सोर्स है ऐसा बोलते हैं, लेकिन अभी तक उसका नहीं है। जैसे पेट्रोल वाला चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, अगर आप नहीं मिलेगा तो मुंबई के किनारे वाली जगह पे मिलेगा। तो कोई एक जगह जो जहाँ पर ज़्यादा पाया जाएगा, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में हम बोलते हैं कि गरियाबंद का जो गरियाबंद जिला है उसका देवभोग वाला एरिया, वहाँ पर डायमंड का भी एक बेल्ट है कि डायमंड मिलता है
है ना। तो वो पर्टिकुलर एरिया देवभोग वाला एरिया जहाँ पे मिलेगा, आप अगर उसको कवर्धा तरफ ढूंढोगे तो वहाँ नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर आप मिट्टी में लोगे, मिट्टी भी कई जगह पे ऐसे रह सकती है, जैसे हमारे चित्तौड़गढ़ में ज़्यादातर जगह रेतीली वाली मिट्टी है, बलुई रेतीली मिट्टी। लेकिन आप अगर थोड़ा सा कवर्धा वाला रीजन जाओगे, जो मैकाल की श्रेणी है, उधर हमको काली मिट्टी मिलती है, जो ज़्यादातर महाराष्ट्र और नागपुर में मिलती है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कोई पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे वो क्या कहलाते हैं, लोकलाइज रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो एक्चुअल में इतने ही हैं, जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से हम और इन तरह से बांट सकते हैं। और इधर किसके अंदर आएगा आपका, टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आए। ठीक, अब धीरे धीरे करके हम इसके अंदर के और पॉइंट्स को क्या करते हैं, डिटेल करते हैं।